हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पायलटिंग पाठशाला। आज की इस वीडियो में हम लोग जो है एक नया चैप्टर स्टार्ट करने रहे हैं जिसका नाम है टार्सन। टार्सन को हम लोग हिंदी में कहते हैं मरोड़। ये जो है ओनली मैकेनिकल वालों के सिलेबस में है, लेकिन कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से सिविल वालों के लिए भी इंपॉर्टेंट है ये आपका। तो टार्सन या मरोड़ होता क्या है? चित्रानुसार जब एक शाफ्ट के सिरों पर उसकी लंबाई की अक्ष पर लंब समतल में बराबर तथा विपरीत दिशा में बलयुग्म लगाए जाते हैं। जैसे ये क्या हो गया, ये आपका शाफ्ट हो गया। शाफ्ट की ये वाली अक्ष क्या होगी? लंबाई की अक्ष, इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल। इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस बोलते हैं, या हिंदी में ऊर्ध्वाधर अक्ष भी कहते हैं। तो विपरीत दिशा में बलयुग्म लगाए जाते हैं तब शाफ्ट या तो संतुलन में रहती है या समान चाल से क्या होती है, घूमती है। और शाफ्ट की यह अवस्था क्या कहलाती है? मरोड़ अवस्था कहलाता है। तथा शाफ्ट पर लगाए गए बलयुग्म क्या कहलाता है? मरोड़ घूर्ण कहलाता है। तो आपका ये जो आपका इन बलयुग्म के प्रभाव में या तो आपका शाफ्ट क्या रहेगा? संतुलन में रहता है, या तो एक समान चाल से घूमता है। एक समान चाल से घूमने का मतलब ओमेगा इनिशियल और ओमेगा फाइनल की वैल्यू क्या होगी? एक समान होगी, क्योंकि ये घूर्णन गति करता है। तो यहाँ पे चाल जो होगा ये एक तरीके से कोणीय चाल होगा, एंगुलर वेलोसिटी होगा। तो अगर एंगुलर फाइनल और एंगुलर इनिशियल का मान एक समान होगा तो ये क्या होगा? समान चाल से क्या करेगा? घूमेगा। संतुलन में रहने का मतलब दोनों के प्रभाव में जो है एक तरीके से विरामावस्था में रहे और इसके प्रभाव में शाफ्ट कुछ ऐंठ जाए, तो यही अवस्था क्या कहलाता है? मरोड़ अवस्था कहलाता है। और शाफ्ट पे जो बलयुग्म लग रहा है, इसी बलयुग्म को हम लोग क्या कहते हैं? मरोड़ घूर्ण कहते हैं। तो जो आपका मरोड़ घूर्ण होता है मोमेंट होता है, और मोमेंट के प्रभाव में जो आपका शाफ्ट ऐंठता है या उसके प्रभाव में जो है एक समान चाल से घूमता है, वो आपका क्या कहलाता है? टार्सन कहलाता है। वो आपका क्या कहलाता है? टार्सन कहलाता है, मरोड़ कहलाता है। तो शाफ्ट पर लगने वाला जो घूर्ण है, बलयुग्म का जो आघूर्ण है, वो आपका मरोड़ घूर्ण है। और शाफ्ट की जो अवस्था होगी ये क्या होगी? मरोड़ अवस्था कहलाएगा। अब हम लोग बात करते हैं आगे पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया। किसकी बात करते हैं? पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ध्रुवीय जड़ता गुण। तो यहाँ पे कोई ये सर्कुलर सेक्शन दिखाया गया है जो एक्स और वाई तलों में स्थित है, और जड़ जो अक्ष है इस तल के लंबवत दिशा में, वो भी एक्स एक्सिस से ही पास कर रहा है, लेकिन जड़ जो अक्ष है बिंदुओं के क्या है? लंबवत है। मतलब उस तल के क्या है? लंबवत है। सेक्शन के क्या है? लंबवत है। तो चित्र में एक वृत्ताकार काट दिखाया गया है जिसका केंद्र क्या है? ओ है। इस काट के केंद्र से एक्स एक्स तथा वाई वाई गुजर रहे हैं, और जड़ अक्ष काट के लंबवत है, मतलब लेकिन ये भी क्या हो रहा है? बिंदुओं से ही गुजर रहा है। काट का व्यास स्मॉल डी है, तो इस काट का एक्स एक्स के साथ जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, आई एक्स एक्स जो होगा पाई डी पे कहते 4/64 मोमेंट ऑफ इनर्शिया वाले चैप्टर में बताया गया फार्मूला। और अगर हम लोग बात करें इस काट का वाई वाई एच के साथ जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, आई वाई वाई जो होगा, वो भी पाई डी पर कहते 4/65 होगा, क्योंकि एक्स और वाई दोनों अक्ष के प्रति सिमेट्रिक होता है, दोनों की वैल्यू एक समान होती है। तो लंब अक्ष के प्रमेय से अगर हम लोग लिखेंगे तो आई जड जड, इस फिगर के लिए आई जड जड बराबर क्या होगा? आई एक्स एक्स प्लस आई वाई, तो पाई डी पे कहते 4/64 प्लस पाई डी पे कहते 4/65 अगर जोड़ेंगे तो आई जड जड आ जाएगा पाई डी पे कहते 4/32। तो आई जड जड को हम लोग क्या कहते हैं? पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया। एम आई का मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहते हैं, और इसे जे से दर्शाते हैं जनरली। तो जे बराबर क्या हो जाएगा? पाई डी पे कहते 4/32, और आर के फॉर्म में रखें तो डी बराबर जो होगा 2r होगा। तो 2d पे घाते 4 मतलब 2r पे घाते 4, तो 2r पे घाते 4। अब 2 पे घाते 4 करेंगे तो 2 4 2 8 2 16 हो जाएगा, और r पे घाते 4। 16 से अगर हम लोग 32 को काटें तो पाई r पे घाते 4/2 आ जाएगा एक तरीके से जे का मान। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जे क्या है आपका? पाई डी पे घाते 4/32 है, या पाई r पे घाते 4 क्या है? 2 है। अगर इसके हम लोग मात्रक की बात करें तो जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का मात्रक था वही इसका भी मात्रक होगा। मीटर पे घाते 4 लिखिए, या यहाँ पे हम लोग जनरली एम में यूज करेंगे तो एम पे घाते 4 भी हम लोग कह सकते हैं, लेकिन ऐसा ही मात्रक जो होगा वो मीटर पे घाते क्या होगा? 4 होगा। अब अगर हम लोग बात करें हालो सेक्शन के लिए, हालो सर्कुलर सेक्शन के लिए, मतलब खोखले वृत्तीय काट के लिए जो जे होगा पाई/64, डी आउटर पे घाते 4 माइनस डी इनर पे घाते 4। जैसे सॉलिड के लिए आपका है सॉरी यहाँ पे 32 होगा। क्या होगा? 32 होगा, पाई/32 होगा। यहाँ पे होगा पाई/32 कर लीजिएगा, और यहाँ पे भी क्या हो जाएगा? पाई/32, क्योंकि जे का मान आपका क्या था? पाई डी पे घाते 4/32 था, तो यहाँ पे भी 32 होगा। गलती से आपका 64 लिखा गया है, तो जे का मान आ जाएगा पाई डी पे घाते पाई/32, डी आउटर पे घाते 4 माइनस डी इनर पे घाते 4। डी आउटर क्या है? आउटर डायमीटर है, और डी इनर क्या है? इनर डायमीटर है। और यहाँ पे जे का मान आर के फॉर्म में जो होगा वो पाई/2 होगा, क्योंकि हमने मतलब आर के फॉर्म में लिखवाया था पाई r पे घाते 4/2। तो यहाँ पे जो आपका होगा
यहाँ पे जो आपका होगा, अगर हम फिर से सही करें इसको, तो यहाँ पे हो जाएगा, इस वाले में होगा 32 और इस वाले में क्या होगा 2 होगा, इस वाले में क्या होगा 2 होगा। हम लोग बात करें सिंपल टार्सन या प्योर टार्सन या शुद्ध मरोड़ हम लोग किसे कहते हैं। जब किसी शाफ्ट का मरोड़ इस प्रकार हो कि शाफ्ट में केवल मरोड़ कर्तन प्रतिबल ही पैदा हो, तो इस प्रकार के मरोड़ को शुद्ध मरोड़ कहते हैं। जैसे हमारा शुद्ध हमारा वो था, शुद्ध नमन था, जब केवल आपके उसमें बीम में केवल मरोड़ प्रतिबल पैदा हो रहे थे, तो आपका शुद्ध नमन प्रतिबल पैदा हो रहा था। शुद्ध नमन हम लोग पढ़ चुके हैं बेंडिंग वाले चैप्टर में। सेम वैसे ही शुद्ध मरोड़ है कि जब किसी शाफ्ट का मरोड़ इस प्रकार हो कि शाफ्ट में क्या हो, केवल मरोड़ कर्तन प्रतिबल ही पैदा हो, तो इस प्रकार के मरोड़ को शुद्ध मरोड़ कहते हैं। ऐसे हम लोग बेंडिंग वाले चैप्टर में पढ़े थे, सिंपल बेंडिंग पढ़े थे, क्या पढ़े थे, या प्योर बेंडिंग पढ़े थे। तो प्योर बेंडिंग क्या था कि जब किसी बीम का, यहाँ पे बीम हम लोग पढ़े थे, जब किसी बीम का बेंडिंग इस प्रकार से हो कि बीम में केवल नमन प्रतिबल ही पैदा हो, तो इस प्रकार के नमन लोग हम प्योर बेंडिंग बोल रहे थे। और यहाँ पे सेम वैसे हो गया कि जब किसी शाफ्ट का, यहाँ पे शाफ्ट आ गया, जब किसी शाफ्ट का मरोड़ इस प्रकार हो कि शाफ्ट में केवल मरोड़ कर्तन प्रतिबल ही पैदा हो, तो इस प्रकार के मरोड़ को हम लोग क्या कहते हैं, शुद्ध मरोड़ कहते हैं। और यहाँ पे स्टार बना के, ये इंपॉर्टेंट है काफ़ी, जब किसी शाफ्ट द्वारा पावर ट्रांसमिशन हम लोग करते हैं, किया जाता है, तो शाफ्ट में मरोड़ कर्तन प्रतिबल के अलावा एक शाफ्ट के स्वयं के भार तथा पुली आदि के भार के कारण मतलब नमन प्रतिबल भी पैदा होता है। जैसे अगर हम लोग बात करें, मान लीजिए कोई शाफ्ट है, तो शाफ्ट कहाँ होगा, किसी बियरिंग पे टिका होगा। जैसे अगर हम लोग यहाँ पे कोई शाफ्ट लें, यहाँ पे मान लीजिए हम कोई शाफ्ट ले रहे हैं, ये कोई शाफ्ट ले रहे हैं मान लीजिए। अब ये शाफ्ट क्या होगा, किनारों पे मान लीजिए क्या है, बियरिंग पे टिका है। यहाँ पे मान लीजिए बियरिंग लगा होगा। बियरिंग क्या करता है, रोटेटिंग एलिमेंट को सपोर्ट देता है। यहाँ पे लगा होगा बियरिंग। अब मान लीजिए शाफ्ट घूम रहा है और इस पे लगा हुआ है पुल्ली पे बेल्ट द्वारा किसी और पुल्ली पे, किसी और मशीन पे पावर ट्रांसमिशन करेंगे, तो यहाँ पे क्या होगा, पुल्ली का भार है एकदम ऐसे वर्टिकली डाउनवर्ड कार्य करेगा, और शाफ्ट का अपना खुद का भार जो होगा एक तरीके से यूडीएल की तरह काम करेगा। तो इस भार के कारण क्या होगा, शाफ्ट में जो है एक तरीके से बेंडिंग मोमेंट पैदा होगा, और बेंडिंग मोमेंट के कारण बेंडिंग स्ट्रेस भी आएगा। तो जब किसी शाफ्ट द्वारा पावर ट्रांसमिशन किया जाता है, तो शाफ्ट में मरोड़ कर्तन प्रतिबल के अलावा इस शाफ्ट के स्वयं के भार तथा पुली आदि के भार के कारण क्या होते हैं, नमन प्रतिबल भी पैदा होते हैं। यदि इस नमन प्रतिबल का मान मरोड़ कर्तन प्रतिबल की तुलना में बहुत कम हो, अगर इस स्वयं का भार, पुली आदि का भार बहुत कम हो, तो इसे नगण्य मान लेते हैं। तब इस स्थिति में हम लोग क्या कहते हैं, शाफ्ट का शुद्ध मरोड़ मान सकते हैं। नहीं तो एकदम प्रैक्टिकल केस में शाफ्ट का शुद्ध मरोड़ होता ही नहीं है, प्रैक्टिकल केस में शाफ्ट का शुद्ध मरोड़ नहीं होता है। लेकिन अगर हमारा ये बेंडिंग स्ट्रेस की वैल्यू अगर कम होगी, तो हम लोग प्योर मरोड़ क्या कर सकते हैं, मान सकते हैं। अब यहाँ पे टार्सनल रिलेशन इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, जो एग्जाम में जनरली पूछा जाता है, मरोड़ संबंध। तो मरोड़ संबंध में है कि यहाँ पे एक शाफ्ट दिखाया गया है, यहाँ पे क्या है, एक शाफ्ट दिखाया गया है, जिसका एक सिरा क्या मान लिया गया, फ्री मान लिया गया है, दूसरा सिरा स्वतंत्र मान लिया गया है। और स्वतंत्र सिरे पे एक टार्क लगाया जा रहा है, कितना, टी लगाया जा रहा है। इसका साइड व्यू है, ये क्या है, जो सर्किल में दिखाया गया है, ये साइड व्यू है आपका। और जब यहाँ पे टार्क लगाया जा रहा है, तो यहाँ पे हम कोई अगर मतलब यहाँ पे अगर कोई रेखा लें इसके सरकमफ्रेंस पे, अगर हम यमियन लें, अब जब हम टार्क लगाएंगे तो होगा क्या, ये जो यन पॉइंट है वो कहाँ आ जाएगा, यन डैश पे आ गया। लेकिन यहाँ पे यम तो फिक्स है, तो यम तो खिसकेगा नहीं, लेकिन यन वाला क्या होगा, खिसक करके यन डैश पे आ गया है। अब यन डैश पे जब आ गया है, तो इसके क्रॉस सेक्शन पे मतलब किनारे पे साइड व्यू में यन पॉइंट जो है यहाँ आता हुआ दिखेगा यन डैश के रूप में। तो ये जो यन डैश पे आया, तो इसके शाफ्ट के केंद्र पे एक कोण बना रहा है थीटा, इसको हम लोग कहते हैं मरोड़ कोण कहते हैं। और यहाँ पे शाफ्ट की त्रिज्या आर है, और यहाँ से ऐसा होने से, टार्क लगाने से, जब ये यन पॉइंट यन डैश पे आ गया, तो हुआ कि यहाँ पे कर्तन विकृति जो है फाई पैदा हो रहा है। क्या हो रहा है, कर्तन विकृति फाई पैदा हो रहा है, और शाफ्ट की लंबाई जो है यल है। तो चित्र में एक यल लंबाई व आर त्रिज्या का शाफ्ट दिखाया गया है, यल लंबाई और आर त्रिज्या का शाफ्ट दिखाया गया है, जिसका एक सिरा फिक्स्ड तथा दूसरा सिरा फ्री है। जिसका एक सिरा हम लोग ने क्या कर दिया, फिक्स्ड कर दिया है, और दूसरा सिरा फ्री कर दिया है। और इसके फ्री एंड पर एक टार्क टी लगाया जाता है, इसके फ्री एंड पर एक टार्क टी लगाया गया है, जिसके कारण शाफ्ट में कर्तन विकृति फाई, शाफ्ट में क्या हो रहा है, कर्तन विकृति फाई वह मरोड़ कोण जो है थीटा उत्पन्न हो रहा है। कर्तन विकृति फाई उत्पन्न हो रहा है, और मरोड़ कोण क्या हो रहा है, थीटा उत्पन्न हो रहा है। अब इसको मिटा देते हैं, थोड़ा साफ फिगर दिखने लगे आपको।
अब हो क्या रहा है, अगर हम लोग यहाँ पे कर्तन विकृति की बात करें, फाई ये क्या होगा, यनियन डैश बटे क्या होगा, यमियन होगा। जैसे यहाँ पे कर्तन विकृति फाई या टैन फाई, वैसे टैन फाई अगर लेंगे तो लंब बटे आधार होगा। बहुत कम मान के लिए टैन फाई जो हम फाई ले लेते हैं, कर्तन वाले पहले वाले चैप्टर में पढ़ाया गया है। तो टैन फाई जो होगा यनियन डैश लंब बटे आधार, तो यनियन डैश बटे और आधार कितना यमियन है। तो यहाँ पे फाई बराबर जो हो जाएगा यनियन डैश, एक तरीके से साइड में भी देखेंगे यनियन डैश, तो ये क्या है, एक वृत्त का चाप है, और चाप बराबर क्या होता है, कोण गुणे त्रिज्या। तो आपका त्रिज्या आर है और कोण क्या है, थीटा है। तो यहाँ पे हो गया यनियन डैश का मान आर थीटा, और आपका यमियन का मान क्या होगा, शाफ्ट की लंबाई ये क्या है, आपका यल है। तो आर थीटा अपन यल आ गया, चाप बराबर कोण गुणे त्रिज्या से हमने लिखा है। तो फाई बराबर होता है क्यू बटे जी, क्यों, क्योंकि हम लोग पढ़ चुके हैं पहले चैप्टर में जी बराबर क्यू अपान फाई। जो सीयर मॉडुलस होता है वह सीयर स्ट्रेस, हम यहाँ पे सीयर स्ट्रेस को क्यू से दर्शा रहे हैं, सीयर स्ट्रेस और आपका सीयर स्ट्रेन का क्या होता है, रेशियो होता है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं फाई बराबर क्या, क्यू बटे जी लिख सकते हैं। तो वही लिखा गया है फाई बराबर क्यू बटे जी, और यहाँ पे हो जाएगा बराबर आर थीटा अपान यल, चूँकि जी बराबर क्यू बटे फाई होता है। तो यहाँ से लिख सकते हैं क्यू बटे आर इक्वल टू जी थीटा अपान यल, समीकरण 1 हमने मान लिया है। अब ऐसे लिख सकते हैं क्यू बराबर जी थीटा अपान यल इंटू आर। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो जी मटेरियल के लिए होगा, कांस्टेंट होगा, थीटा भी एक जो टी लगा है उस पर थीटा का मान कांस्टेंट और यल का मान कांस्टेंट है ही। तो यानी यहाँ पे आ गया क्यू बराबर के इंटू आर, इसको हमने अगर कांस्टेंट मान लिया, यानी यहाँ से कह सकते हैं क्यू समानुपाती है आर के। तो यदि केंद्र ओ से, यहाँ केंद्र ओ है, यहाँ से आर दूरी पर कर्तन प्रतिबल अगर स्मॉल क्यू हो और R1 दूरी पर क्या हो कर्तन प्रतिबल अगर आपका Q1 हो, तो हम लोग लिख सकते हैं कैपिटल Q अपान आर इक्वल टू स्मॉल क्यू अपान आर इक्वल टू Q1 अपान R1। इसको मैंने समीकरण 2 मान लिया है। अब हम लोग कह सकते हैं केंद्र से R दूरी पर, केंद्र से जो R आपकी दूरी दिखाया गया है, R दूरी पर DR मोटाई की, यहाँ पे देखिए DR मोटाई की ये पट्टी, इस पट्टी की जो मोटाई है DR है, DR मोटाई की पट्टी पर लगने वाला कर्तन बल DF जो होगा कर्तन प्रतिबल इंटू क्षेत्रफल के बराबर होगा। अब ध्यान से देखिए, अगर ये हमारा जो हैचिंग किया गया इसका एरिया क्या होगा, अगर यहाँ पे एक जगह से हम काट के फैलाएं तो कुछ आपका ऐसे बनेगा, काट के फैलाएं तो कुछ ऐसे आपका बन जाएगा, ये ऐसे आपका बन जाएगा। इसकी मोटाई कितनी है, इसकी मोटाई जो है वो है आपका DR, मोटाई कितनी है DR है एक तरीके से, और लंबाई क्या होगा, लंबाई एक तरीके से 2 पाई R के बराबर हो जाएगा। तो इसका अगर क्षेत्रफल की बात करते हैं, एक आयत बन गया, तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 2 पाई R इंटू DR। तो वही लिखा गया DF बराबर क्या हो गया Q इंटू कर्तन प्रतिबल का मान Q है R दूरी पर, और क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 2 पाई R इंटू DR हो जाएगा। तो DF का मान हो गया Q इंटू 2 पाई R DR हो गया एक तरीके से। अब यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो इस बल F का बिंदुओं के परितः घूर्ण जो होगा dt जो होगा DF इंटू आर के बराबर होगा, और DF का मान Q इंटू 2 पाई आर DR, और फिर इसमें क्या कर देंगे R का गुणा कर देंगे। तो इस बल DF का बिंदुओं के परितः क्या आ गया, आघूर्ण आ गया, बल आघूर्ण आ गया। तो dt बराबर DF इंटू आर है, तो dt बराबर हम लोग सकते Q इंटू 2 पाई, यहाँ पे R स्क्वायर DR हो जाएगा। और समीकरण 1 हमारा क्या था, समीकरण 1 हमारा अगर हम लोग बात करें तो समीकरण 1 था Q बटे आर इक्वल टू जी थीटा अपान यल, Q बटे आर, या समीकरण 2 यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे समीकरण 1 नहीं समीकरण 2 लिखेंगे, यहाँ पे गलती समीकरण 1 लिखा गया है। समीकरण 2 से अगर लिखें तो कैपिटल Q स्मॉल Q बराबर लिख सकते हैं कैपिटल Q बटे आर इंटू आर लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कैपिटल Q बटे आर इंटू आर लिख सकते हैं। तो जब कैपिटल Q बटे आर इंटू आर अगर लिखेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा dt बराबर कैपिटल Q बटे आर इंटू 2 पाई आर क्यूब इंटू DR होगा। तो इसी प्रकार सभी पट्टियों पर लगने वाले कर्तन बल का बिंदु के प्रति अगर घूर्ण निकालेंगे तो हम क्या कर लेंगे, इंटीग्रेट कर लेंगे, t बराबर समाकलन आप dt। तो ये हो जाएगा लिमिट हो जाएगा 0 से, यहाँ 0 से क्या हो जाएगा r तक लिमिट हो जाएगा 0 से r, और हो जाएगा Q बटे आर 2 पाई आर क्यूब DR। तो कैपिटल Q बाई आर जो है ये कांस्टेंट है, 2 बाई भी कांस्टेंट है, ये बाहर आ जाएगा, तो 0 से r क्यूब DR, और यहाँ पे ये Q बाई आर इंटू 2 पाई हो गया, यहाँ पे R क्यूब का जो समाकलन करेंगे R पे घाते 4 बटे 4 होगा, और लिमिट जो होगा 0 से R होगा कैपिटल R, तो 2 पाई ये हो जाएगा कैपिटल R पे घाते 4 बटे 4। तो T बराबर Q बाई आर इंटू पाई R पे घाते 4 बटे 2 हो जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ से हो जाएगा T बराबर Q बटे R इंटू जे, तो यहाँ से लिख सकते हैं T बटे जे इक्वल टू Q बटे R, समीकरण 3 हो गया। तो समीकरण 1 से और समीकरण 3 से हम लोग लिख सकते हैं T बटे जे इक्वल टू Q बटे आर इक्वल टू जी थीटा अपान यल हम लोग लिख सकते हैं। अब अगर हम लोग बात करें यहाँ T क्या है,
मरोड़ घूर्ण है, मरोड़ घूर्ण को हम लोग कह सकते हैं ट्विस्टिंग मोमेंट है। क्या है? ट्विस्टिंग मोमेंट है, ट्विस्टिंग मोमेंट है। ये क्या है? ध्रुवीय जड़ता गुण, यानी क्या कह सकते हैं इसको इंग्लिश में कह सकते हैं पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। और क्यों क्या है? शाफ्ट में उत्पन्न अधिकतम कर्तन प्रतिबल, क्या कहते हैं? मैक्सिमम शियर स्ट्रेस, मैक्सिमम, और अधिकतम यहाँ पे मरोड़ कर्तन प्रतिबल कह सकते हैं, ये मरोड़ कर्तन प्रतिबल एक तरीके से। मैक्सिमम टार्सनल शियर स्ट्रेस, मैक्सिमम टार्सनल शियर स्ट्रेस इंड्यूस्ड इन शाफ्ट में, इंड्यूस्ड इन शाफ्ट या जनरेटेड इन शाफ्ट। और आर क्या है? शाफ्ट की त्रिज्या है, रेडियस ऑफ शाफ्ट है। ये क्या है? एक तरीके से रेडियस ऑफ शाफ्ट है, रेडियस ऑफ शाफ्ट है। ये क्या है? कर्तन मापांक है, शियर मॉडुलस कह सकते हैं, शियर मॉडुलस या मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी कह सकते हैं। थीटा क्या है? मरोड़ कोण रेडियन में होगा थीटा, ध्यान रखिएगा। इसको बोलते हैं एंगल ऑफ ट्विस्ट, क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ ट्विस्ट बोलते हैं, एंगल ऑफ ट्विस्ट बोलते हैं। और ये क्या है? शाफ्ट की लंबाई, यानी कि लेंथ ऑफ शाफ्ट है। क्या? लेंथ ऑफ शाफ्ट है। तो ये आपका हो गया डेरिवेशन, हो गया, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस पे न्यूमेरिकल वगैरह काफ़ी लगेंगे, इसी पे लगेंगे। एजम्पशंस फॉर प्योर टार्सन, शुद्ध मरोड़ के लिए मान्यताएं क्या हैं? मतलब जब हम लोग डेरिवेशन करते हैं क्या क्या एजम्पशंस लेकर के करते हैं। पहला है मरोड़ घूर्ण लगाने से पहले शाफ्ट की कोई भी वृत्ति समतल अनुप्रस्थ काट जो कि शाफ्ट की लंबाई की अक्ष के लंबरूप है। मतलब कोई भी अगर हम लोग क्रॉस सेक्शन लेते हैं शाफ्ट का कोई भी क्रॉस सेक्शन लेते हैं तो ये क्या लेते हैं? लंबाई के अक्ष के लंबरूप है। तो मरोड़ घूर्ण लगाने के पश्चात भी वृत्ति ही रहेगा, ये क्रॉस सेक्शन सर्कुल ही रहेगा और समतल ही रहेगा, मतलब कर्व का शेप नहीं लेगा, समतल ही रहेगा और लंबाई के अक्ष की क्या होगा? लंबरूप ही रहेगा। दूसरा, शाफ्ट की प्रत्येक अनुप्रस्थ काट का कोई भी व्यास मरोड़ घूर्ण लगाने के पश्चात भी उतना ही लंबा तथा सीधा रहता है। मतलब जितना पहले रहता है, मतलब शाफ्ट का डायमीटर पहले जितना था मरोड़ घूर्ण लगाने के पहले, उतना मरोड़ घूर्ण लगाने के बाद भी रहता है। और तीसरा है मरोड़ के अंतर्गत शाफ्ट के किन्हीं दो अनुप्रस्थ काटों के बीच की दूरी क्या होती है? स्थिर होती है। मरोड़ के अंदर मान लीजिए कोई दो पॉइंट ले, यहाँ पे शाफ्ट पे एक ये और ये किए, मरोड़ घूर्ण लगाने के पहले और बाद में ये दूरी जो है परिवर्तित नहीं होगी। अगला आपका है शाफ्ट का मरोड़ प्रत्यास्था सीमा के अंदर होना चाहिए। शाफ्ट का मरोड़ जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? इलास्टिक लिमिट के अंदर होना चाहिए। अगला आपका टॉपिक है टार्सनल रिजिडिटी या स्टिफनेस, मरोड़ दृढ़ता या कड़ापन। तो होता क्या है? किसी शाफ्ट के पदार्थ का कर्तन मापांक G तथा उसके काट के ध्रुवीय जड़ता गुण J का गुणनफल मरोड़ दृढ़ता कहलाता है। ऐसे बेंडिंग वाले में आप लोग बेंडिंग रिजिडिटी पढ़े थे, नमन दृढ़ता पढ़े थे, वहाँ पे था E/I था और यहाँ पे E की जगह पे आ गया क्या? G आ गया और I की जगह पे J आ गया है। तो टार्सनल रिजिडिटी जो होता है G/J होगा। और मरोड़ संबंध से अगर हम लोग जी की बात करें तो क्या हो जाएगा? T/θ, क्योंकि हम लोग पढ़ते हैं T/J = Gθ/L। तो यहाँ से अगर हम लोग बात करें अगर हम लोग करेंगे तो क्या होगा? TL/θ हो जाएगा। एंगल ऑफ ट्विस्ट क्या होता है? मरोड़ कोण क्या होता है? शाफ्ट के अधिकतम घुमाव द्वारा उसके अनुप्रस्थ काट के केंद्र पर बना कोण जो है मरोड़ कोण कहलाता है, जो हम लोग डेरिवेशन की उसमें थीटा से दर्शाया गया था। अगला है पोलर मॉडुलस ऑफ सेक्शन। ये क्या होता है? शाफ्ट के काट का ध्रुवीय जड़ता गुण J, शाफ्ट के काट का ध्रुवीय जड़ता गुण J यानी पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया J तथा शाफ्ट की त्रिज्या यानी कि कैपिटल R का जो अनुपात होता है वही क्या कहलाता है? ध्रुवीय आकृति मापांक कहलाता है। और इसे हम लोग ZP से दर्शाते हैं। तो ध्रुवीय आकृति मापांक जो ZP होगा वो J/R होगा। और हम लोग पढ़ चुके हैं T/J = Q/R। तो यहाँ से T बराबर हो जाएगा Q × J/R। तो यहाँ पे हो जाएगा T बराबर Q × ZP। T जो होता है आपके शाफ्ट के स्ट्रेंथ को दर्शाता है। किसको दर्शाता है? स्ट्रेंथ को दर्शाता है, एक तरीके से स्ट्रांगनेस को दर्शाता है, मजबूती को दर्शाता है। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें T बराबर Q × ZP, तो ZP जो डिपेंड करता है ज्योमेट्री पे डिपेंड करता है और Q जो डिपेंड करता है वो मटेरियल पे डिपेंड करता है। यानी ZP जो है ज्योमेट्रिकल करेक्टरिस्टिक है और Q क्या है? मटेरियल करेक्टरिस्टिक्स है। मतलब मटेरियल पे डिपेंड करेगा, ZP ज्योमेट्री पे डिपेंड करेगा। तो अगर दो शाफ्ट ले हम सेम मटेरियल के लिए तो दोनों के लिए Q का मान समान होगा, यानी T समानुपाती किसकी हो जाएगा? ZP की। यानी दो अगर शाफ्ट की तुलना करें तो जिसके लिए ZP का मान ज़्यादा होगा वो शाफ्ट क्या होगा? ज़्यादा मजबूत होगा। और T बराबर आया है क्या? Q × ZP। लेकिन जब दोनों अलग अलग मटेरियल के रहेंगे शाफ्ट तो दोनों के लिए Q का मान भी अलग अलग होगा। तो यानी उसके लिए जिस शाफ्ट के लिए Q × ZP का मान ज़्यादा होगा उसके लिए T का मान ज़्यादा होगा, यानी वो शाफ्ट ज़्यादा मजबूत होगा। तो वही लिखा गया नोट में, दो समान पदार्थ वाले शाफ्ट के लिए जिस शाफ्ट की ZP का मान ज़्यादा होता है वह ज़्यादा मजबूत होता है
अभी हम लोग आगे जो तुलना वगैरह करेंगे, न्यूमेरिकल लगाएंगे तो वहाँ पे आएगा। और दो असमान पदार्थ वाले शाफ्ट के लिए जिस शाफ्ट का Q/ZP का मान ज़्यादा होता है वह शाफ्ट क्या होता है, ज़्यादा मजबूत होता है। तो अभी इस चैप्टर में भी कुछ थियरी वाले टॉपिक और बचे हुए जो कि नेक्स्ट वीडियो में आपका कवर होगा। उसके बाद हम लोग इस चैप्टर का न्यूमेरिकल लगाएंगे। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।